प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जो कुछ कोयटा में हुआ है बजट सेशन में और सूबाई असम्बली की इमारत के बाहर, वो नहायत अफसोसनाक है। ये शायद उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है जो कि हमें कौमी असम्बली में मनाजर देखे थे। अगरचे वो अपने तौर पर, मैं कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ था वो काबिल अफसोस नहीं था, लेकिन आज तो बाकायदा तौर पर हाथापाई हुई, गमले उठाकर फेंके गए, दरवाजे टूट गए, शीशे टूट गए, इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, गेट को नुकसान पहुंचा। और जो कुछ आज बलूचिस्तान असम्बली में हुआ है बजट सेशन में, इसकी शायद कम ही हमें मिसाल मिलती होगी। तो ये कौन सी रवायात, कौन सी जमहूरी रवायात को फॉलो किया जा रहा है और किस किस्म की जमहूरी रवायात परवान चढ़ रही हैं, ये एक तो आज हम इस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा, बजट सेशन कौमी असम्बली में भी जारी है। शहबाज शरीफ साहब अपनी 3 दिन में उन्होंने अपनी तकरीर मुकम्मल की और आज बिलावल साहब ने तकरीर की है। और अफसोस की बात यह है कि बजट में अपोजिशन की जानिब से जो तकारीर हो रही हैं वो बहुत ही रवायती और सतही किस्म की हैं। उसमें न तो कोई तजावीज़ शामिल हैं, ना ख़ास तौर पर बजट के कुछ हिस्सों पर डिस्कशन की जा रही है, ना ये कहा जा रहा है कि इन पहलुओं को ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए या ये कमज़ोर पहलू हैं, या बजट में ये वाले जो फिगर्स शामिल किए गए हैं ये झूठ पर मबनी हैं, बल्कि मजमूई तौर पर पूरे के पूरे बजट को झूठ कहा जा रहा है, पूरे के पूरे बजट को जाली कहा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने जाली कह दिया, बिलावल साहब ने झूठ कह दिया। तो नहायत ही रिवायती किस्म की तकारीर हो रही हैं। कोई ऐसी इनपुट देखने में नहीं आ रही अपोजिशन की जानिब से जो वैल्यू एडिशन करे, जो बजट को बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। तो इस किस्म का अपोजिशन का रवैया है। और फिर जाहिर है जब ये तकरीरें हो रही हैं तो फिर हुकूमती बेंचेस से भी सख्त तकरीरें जवाब में की जा रही हैं। बस बजट सेशन में यही कुछ हो रहा है, तकरीर और जवाबी तकरीर। इससे शायद कुछ ज़्यादा की तवक्को पार्लियामेंटेरियन से आवाम को है, जो कि नहीं हो पा रहा। तो आज हम इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ मौलाना मान साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से उन्होंने रब्ता किया और वो समझते हैं कि ज़्यादा टफ़ टाइम देना है हुकूमत को। अब वो कैसे देना है, क्या हिकमत अमली होगी, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जिसको पहले बरूए कार नहीं लाया गया, ये एक सवाल है। और शेख रशीद साहब तो बहरहाल ये समझते हैं कि इस अपोजिशन के पास एहतजाज करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार अपने अंदाज में किया है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में आज इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सब आपको भी खुशामदीद। अनलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। और अली गौहर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले बिलावल साहब का मैं आपको, बल्कि मैं बलूचिस्तान से आगाज़ करना चाहूँगा। बलूचिस्तान के मनाज़िर ज़रा दिखा दीजिए, जो कुछ आज बलूचिस्तान में हुआ है ज़रा मनाज़िर दिखा दें, ताकि फिर हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करें कि जिस अंदाज में एक तरह से वज़ीर आला को यरगमाल बना लिया गया, जिस तरह से जो हुकूमती लोग थे उनको यरगमाल बना लिया गया, एहतजाज के नाम पर हाथापाई हुई, पुरतशद्दुद मुजाहिरा किया गया। और ये साहब, क्या ये रिवायात हैं, क्या इस तरह से जमहूरी रिवायात आगे बढ़ेंगी, परवान चढ़ेंगी? जो कुछ बलूचिस्तान में आज हुआ है, क्या आपका तबसरा है इस पर? देखिए बलूचिस्तान के इस वक्त तकरीबन 80% से भी ज़्यादा, बल्कि 90% जो MNA MPs हैं वो सारे के सारे एक कबायली बैकग्राउंड रखते हैं। मतलब असल रेसानी साहब हैं, उनके साथ ही रेसानी कबीला मौजूद है, उसके साथ साथ तो नोतेज़ई साहब आए थे, उनका भी कबीला वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, इतना सा ये पुलिस के लिए ट्रिकी मसला होता है कि ये किसी न किसी वक्त एक कबायली जंग के अंदर तकसीम हो जाता है। बलूचिस्तान की जो सबसे बड़ी जंग इस वक्त चल रही है वो 1983 की रेसानी और रिंद जंग है, जिसके अंदर एक लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर जतोइयों का सरदार मारा गया था और कम से कम 3-3.5 हज़ार बंदा मर चुका हुआ है आज तक दोनों तरफ से। दूसरी जंग भी इसी तरह इलेक्शन के ज़माने की चली आ रही है, और वो चीज़ कि जब बुगटी साहब जो थे वो कलपुर के उसको मारा गया था, और आगे पे नवाब साहब के अपने बेटे पे इस तरह की सूरत चल रही। ये जो लोग बैठे हुए थे, अब पुलिस के लिए बड़ा मसला आता है। मैं चूंकि वहां एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, हम इन लोगों का बाहर हाथ नहीं लगा सकते, तो इसको आप जमहूरी रवायात से परे रखें सारा कुछ। ये सारे जानबूझ के बैठे थे कि हर बात उनको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, कोई उन पर आंसू का फेंक सकेगा, उनको बाकी उनकी छोटी सी बात जो तस्लील हो जाएगी। अब वो आप वहां उठ के तो नहीं जा रहे थे, वो तो अपना तस्वीर फेर रहे थे, साहब बैठे हुए, मेरा तो दोस्त है इतने से। तो ये मसला सारा जाए कि उन्होंने बेसिकली एक कबायली किस्म की सूरत पैदा की है कि नाम है ओ भाई, अगर तो बजट पास नहीं हो, अंदर जाके पास ना होने दो, इस असेंबली आए क्यों हो?
तो बलूचिस्तान के अंदर जमहूरी रिवायात वाला बिल्कुल इसको बिल्कुल जमहूरी रिवायात का उन्होंने एक ट्राइबल एफिनिटी, एक ट्राइबल लड़ाई, एक ट्राइबल सूरत पैदा करने की कोशिश की है और ज़ाहिर बात है खबरों में आ गए, यही उनका मकसद था और क्या था। जी इरशाद साहब, आपकी राय क्या है इस पर? देखें, जो औरिया साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ जमहूरियत तो खैर कहाँ होगी, कैसे होगी, ये जो कबायली तर्ज़ ज़िंदगी है, जो तर्ज़ अमल है, अंदाज़ फ़िक्र है, उसको तब्दील करने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही। बल्कि हुआ ये है, ये जो बड़ी अफसोसनाक बात है कि पहले अर्बन जो सोसाइटी के मुस्बत असरात थे वो देहातों में जाते थे, कबाइल में जाते थे और वहाँ तब्दीली लाते थे। हमारे पिछले 40-50 साल की जमहूरियत में ये हुआ है कि जो रूरल एरियाज़ के और कबायली इलाकों के बुरे असरात हैं वो अर्बन सोसाइटी पर वो मुरतब हुए हैं कि अर्बनाइजेशन हमने नहीं की। अर्बनाइजेशन जो जिसके अंदर एक टॉलरेंस होती है, जिसके अंदर तहम्मुल होता है, जिसके अंदर दूसरे की बात सुनी जाती है, जिसके बाद इसके उलट मुकालमा होता है, इसके उलट हुआ है कि शहरों में भी जत्थे बन गए हैं। शहरों में भी वही कबायली तर्ज की दुश्मनियाँ और एक बेहुदा कल्चर को अपना कल्चर शहरों में ये होता था कि मोहल्ला जो है, मोहल्ला एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होता था, उसमें तकसीम नहीं होती थी और आप अपनी बात खुल्लम खुला कहते थे। आपको ये डर नहीं होता था कि मुझे कोई बात कहने पर इख्तलाफ की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने पड़ेगा या मेरी मौत वाक़ हो सकती है। ये देहाती कल्चर था और ये दुश्मनी का कल्चर, लेकिन अब उल्टा काम हो गया है और शहरों में भी वही काम हो रहा है। कोयटा में वो काम हो रहा है जो डेरा बुगटी में होता होगा या कोलो में होता होगा या किसी और जगह पे। वो कोयटा शहर में जो एक बेहतरीन शहर था, खूबसूरत शहर था, वहाँ भी ये काम शुरू हो गया। सही है। इरशाद साहब एक ब्रेक ले लूँ मैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और फिर बात करते हैं आज जो तकरीरें हुई हैं बिलावल साहब की, जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, कंटेंट पे बात करते हैं ज़रा तकरीरों के। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अंदीप अब्बास साहब, सिंप्लीफाई कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने बजट के हवाले से अपना तबसरा। उन्होंने कहा कि आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है, और बिलावल साहब ने क्या कहा ये जरा सुन लीजिए, वो इसको झूठ करार दे रहे हैं। ये समझते थे कि मुआशी तरक्की का झूठा कहानी गालम गलोच और लड़ाई से सच में साबित होगा और अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ पे मबनी है। आम आदमी, किसान, मजदूर, सफेद पोश तबका, डेली वेजेस, सैलरी क्लासेस, पेंशनर्स, छोटे ताजिर, सब के सब आपके महंगाई भुगत रहे हैं। एहसास कहते हो, आपको कोई एहसास नहीं। आपको जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। अंदीप साहब, कमोबेश बिलावल ने वही बातें की हैं जो शहबाज शरीफ ने की हैं कि आवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास जेब में है कुछ नहीं, और आप कह रहे हैं कि मुआशी तरक्की हो रही है। देखिए, मैंने तो ऐसी नाअहल और नालायक ऑपोजिशन कभी नहीं देखी। मतलब आप इनकी नालायकी का इजहार देखें कि नंबर 1, इन्होंने बजट सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं। नंबर 2, सारे फिगर्स आज जब हमाद खड़ा हुआ था उसने सारे इनके फिगर्स बताए कि ये गलत कह रहे हैं अपने भी। फॉर एग्जांपल, हमें इन्होंने कहा कि जी बड़ी महंगाई होगी, बिलावल साहब ने, तो हमाद ने पढ़ के सुनाया कि जी महंगाई इस वक्त 8.5% है। तो जब बिलावल आया था 2000, बिलावल की पार्टी आई थी 2013 में, सॉरी 2008 में, तो 21% थी। उसके बाद एक साल के बाद 19% थी। उसके बाद एक साल के बाद 15% थी। उसके बाद तो सारी की सारी एवरेज उनकी 15-16% महंगाई थी। और वो कहते हैं जी उस वक्त पेट्रोल की कीमतें बहुत थी, पेट्रोल की कीमतें आज ऑल टाइम हाई है। और ये भी आपको पता है कि इस वक्त खित्ते में सबसे कम कीमत दुनिया में, खित्ते में, हमारे खित्ते में पाकिस्तान के पेट्रोल की है। इंडिया की इसमें डबल कीमत है। मई के अंदर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की आपने भी रिपोर्ट दी थी, 17 दफा कीमत बढ़ी है मई के अंदर, और हमारे यहाँ 4 दफा रिफ्यूज किया प्राइम मिनिस्टर ने, और अभी रिसेंटली वो भी मार्जिनली बढ़ाई है। फिर इन्होंने कहा कि जी गरीब के लिए कुछ भी नहीं है।
आप देखें कि मजाक उड़ रहा था उस वक्त वहाँ, और मजाक इसलिए उड़ रहा था कि ठीक है आप मतलब अंग्रेजी में अच्छा बोलते हैं, अंग्रेजी बोल के आप समझते हैं कि आप कोई भी फिगर अंग्रेजी में कह देंगे, अवाम तो बेचारी बेवकूफ़ है, उसको समझ ही नहीं आएगी कि सही का है गलत का है। गरीब के लिए काजी BISP हमने किया था जी हाँ, खास प्रोग्राम में 260 अरब सबसे ज्यादा एलोकेशन हमने गरीबों के लिए की है, ये कभी किसी बजट में नहीं हुआ। और ये उस BISP की बात कर रहे हैं, और हमने पूछा कि जी जो BISP आपने इंट्रोड्यूस कराया था वो तो फरजाना राजा वाला, ठीक, और 150 करोड़ रुपए गबन का, और वो मफरूर है आजकल। और ये वो BISP था जिसमें 8 लाख आपने गलत बंदे हायर किए, ऑफिसर्स के नाम रखे, ये वो BISP था जिसपे करप्शन की तहा हो गई है। तो हम बात ये थी कि हमने तो देखें 2 लाख रुपया हमने किसान को कहा है कि जी आप कोई भी इक्विपमेंट खरीदने के लिए ले, 5 लाख रुपया हमने गरीब घरानों को, 40 लाख जो गरीब घराने, सही है। अंदीप साहब ये बताएं कि जब आपने IMF को नो कह दिया कि हम बिजली की कीमतें नहीं बढ़ा सकते, आप मुझे ये बताइए कि जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं तो बिजली की कीमतें खुद ब खुद बढ़ नहीं जाएंगी? देखिए बिजली की कीमतें जो हैं, हमने आपको पता है IMF को कहा हुआ है कि हमने वो नहीं बढ़ानी, हमने उनको ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, और ऑल्टरनेटिव्स पे वो कह रहे हैं कि वो गौर करेंगे। हमने उनसे 3 महीने का पीरियड लिया है कि आप हमारी परफॉर्मेंस देखें, क्योंकि उनको भी एक ही ऑब्जेक्टिव है ना, उनका ऑब्जेक्टिव है कि जी रेवेन्यू जनरेशन हो, तो रेवेन्यू का बजाय बिजली के हम उनको अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं। अच्छा, सही है। और ये सब ये जो मैंने अभी कमेंट किया था कि ऑपोजिशन की तरफ से इस बजट में अगर आप तकरीरें सुन लें, और शहबाज शरीफ साहब के कुल मिलाकर तकरीबन को 2.5 घंटे की बनती है, ये जो 2.5 घंटे की तकरीर है उसमें कोई बजट सजेशन शामिल नहीं है, कोई तजवीज़ शामिल नहीं है, कोई उन्होंने हुकूमत के अगर किसी दावे को झूठ कहा है तो झूठ कहने के लिए उनके पास कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, हालांकि वो कई आर्गूमेंट ऐसे दे सकते थे। ऐसा लगता है कि बिलावल की इकोनॉमिक टीम ने कोई काम करके उनको एक डॉक्यूमेंट बनाकर नहीं दिया जिस पर आकर वो बजट में अपनी इनपुट दे सकें। आपके ख्याल में ऑपोजिशन के लीडर्स बजट स्पीच करते हुए ये बजट के डॉक्यूमेंट को पढ़कर या उसकी रोशनी में कोई तजावीज़ क्यों नहीं दे रहे, या उस पर कॉमेंट क्यों नहीं कर रहे, या तनकीद क्यों नहीं कर रहे, वो सिर्फ इसको एक बड़ी सतही सी तकरीर क्यों कर रहे हैं? देखें, कम से कम 8-10 असेंबलियों को तो बड़ी क्लोजली देखा है। 99% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके बजट के ऊपर जो हम बजट बुक्स रखते हो करते थे ना असेंबलियों में, तो उनके वो बाकायदा फीते भी नहीं खुले होते थे, वैसे ही वापस चले जाती थी। आज भी वैसे, अब तो खैर इन्होंने चला दी, अब तो ऐसी चली है क्योंकि ऐसे फीते खुले हैं कि कमाल हो गया। फीते नहीं खुले, अब कोई नहीं पढ़ता बजट बुक्स को, फीते कोई नहीं पढ़ता बजट बुक्स को, और बजट के ऊपर मेहनत नहीं होती। चलो अच्छा, जो उससे इकोनॉमिकली इंटरेस्टेड वो भी नहीं पढ़ते। इसीलिए बजट के हर सेशन के अंदर सिर्फ ये होता है कि मुखालफत तकरीर होती है और कुछ होता नहीं है। मैं एक बात बताऊं कि PTA का ये बजट जो है बड़े अरसे के बाद एक अच्छा बजट जो है वो नजर आया है, और उससे पहले सबसे अहम बात ये थी कि उसकी बेस पे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट थी वो आई थी। इसीलिए जो मैं समझता हूं इस PTI की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हमाकत ये थी कि इस बजट के बाद शहबाज शरीफ को तकरीर ना करने देना। अगर वो तकरीर कर जाते तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यही बिलावल की तकरीर होती। लेकिन उस सारे अरसे के अंदर जो उन्होंने उसके अंदर हंगामा खड़ा किया, उसमें अपने ही बजट के लिए एक खास किस्म की कैफियत नेगेटिव पैदा कर दी। वरना ये इंतहाई खूबसूरत बजट था, है, और वाकई मैं इसकी समझता हूं अगर ये इंप्लीमेंट कर सके। बुनियादी तौर पर मसला ये होता है कि आप बजट के अंदर देखते हैं कि इंप्लीमेंटेबल कौन सी है। पाकिस्तान वो बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके अंदर पुराने बजट की चीजें डिस्कस नहीं होती कि तुमने इंप्लीमेंट क्या किया, अगले बजट के जो फिगर्स होते हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में इसके सप्लीमेंट्री ग्रांट कितनी ली आपने, कितने जगहों पे आपने क्या किया, कितना पुरानी एलोकेशन से उनको तब्दील किया, क्या किया, वो पिछले साल का बजट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, पाकिस्तान की असेंबली में डिस्कस नहीं होता और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाकई बजट अच्छा है, और उसमें कुछ 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इमरान खान को जैसे और इमरान गवर्नमेंट को मिल गई हैं, जो मैंने कई दफा पे डिस्कस भी किया है। अब ये बजट जो आया है ये इनका बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका हुआ है, और इम्तिहान इसलिए बन चुका है कि इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं।
आप इसको आवाम तक ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अगर महंगाई ना भी कम कर सके, मैं एक दफा कहा कि महंगाई नॉर्मली कम नहीं हुआ करती, परचेजिंग पावर बढ़ा दी जाती है, क्योंकि महंगाई कम करना एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, बहुत पैसे की कीमत पर बढ़ चुकी होती है, चीजें और तरफ जा चुकी होती है, अचानक नीचे आ नहीं सकती, फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। परचेजिंग पावर जब बढ़ती है तो चीजें, जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। ये दो तीन ऐसी चीजें हैं कि जो बेसिक, लेकिन सीरियस थॉट करने वाले वहां पर भी मसला यह है कि बहुत कम है। सीरियसनेस ऑफ द असेंबली जो है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल गुजारने के लिए आते हैं। और मैं एक बताऊं आपको कि सिर्फ एक एक्सरसाइज करें, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं बेजारी दफे साइकोलॉजिस्ट हूं, कि रोज रात को अपना अपना क्लिप जो है ना, रात सोने से पहले देखें कि असेंबली में लग कैसे रहे थे उस वक्त, और सुबह सवेरे आराम से उठें, अब सोचें कि हम क्या थे। बिल्कुल सही है। अच्छा इरशाद साहब, ये जो एक हमारा कल्चर है कि तकरीर सुनने से पहले एहतजाज शुरू कर देना, यानी तकरीर का मुसवदा भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपको उसका कंटेंट भी पता नहीं है, और आपने पहले ही एहतजाज शुरू कर दिया, इससे आप ये मैसेज नहीं दे रहे कि आप जो भी बजट लेकर आएंगे हमने उस पर एहतजाज ही करना है, वो हम सुने बगैर ही एहतजाज शुरू कर देंगे, आप कुछ भी लाएं हमारे लिए इररिलेवेंट है। प्रॉब्लम यही है ना जी, एक तो अपोजिशन का मसला ये है कि ये कोई भी अपोजिशन हो, इस मौजूदा अपोजिशन का एक और अलमिया भी है, वो ये है कि ये कई साल तक इक़्तिदार में रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा कौमी इक़्तिदार पर रही और 8 दफ़ा ये सूबाई हुकूमतें बना चुकी, 8 दफ़ा पंजाब में 8 दफ़ा इक़्तिदार में रही है। पीपल्स पार्टी भी 3 हुकूमतें मरकज़ में उसने बनाई हैं, बल्कि 4 हुकूमतें भुट्टो साहब की हुकूमत को मिला के 4 हुकूमतें उसने मरकज़ में बनाई हैं, और 8 दफ़ा वो सूबा सिंध में इक़्तिदार में रह चुकी है। तो ऐसी अपोजिशन के लिए बजट पर तनकीद करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो जो भी एतराज़ करते हैं वो बेसिकली उनकी अपनी हुकूमत पर, अपनी परफॉर्मेंस पर चला जाता है। क्रेडिबिलिटी का एक है मसला है। ठीक है। दूसरा इशू ये है कि ये हमारा सिर्फ अपोजिशन का इशू नहीं है, हमारी ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर सोच विचार का अंसर, कोई संजीदा फिक्री जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ना ये पढ़ते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये समझते हैं। यानी किसी जमात में कोई थिंक टैंक है क्या? बिलावल को इनके जो 2-3 वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, नवीद कमर साहब वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, उसके अलावा मांडीवाला साहब रह चुके हैं, तो क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था, या जो लोग अभी असम्बली में नहीं हैं लेकिन वो वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, वो इनको कोई बना के दें कि जनाब ये एतराज़ात बनते हैं। लेकिन बिलावल को ये कौन कहे कि जी हम कुछ जानते हैं आपसे ज़्यादा, ये जुर्रत कौन करेगा? या मुस्लिम लीग नून में कौन है जो शहबाज शरीफ साहब को कह सके कि जनाब वाला हम आपको पॉइंट्स बना के देते हैं? वो कहेंगे कि तुम्हें क्या पता भाई, लीडर मैं हूँ। और ये भी हमारा प्रॉब्लम है ना, खुद भी अहलियत सलाहियत नहीं है पढ़ने की, सीखने की, और किसी से वो लेना जो है कुछ वो भी, या पॉपुलर स्पीच करना चाहते हैं शायद ऑपोजिशन लीडर्स। अच्छा, उनका क्या है कि तनकीद बराए तनकीद करनी है, और वो इसलिए आसान है कि वर्कर भी उसको सुनता है, मीडिया भी उसको सुनाता है, और आम आदमी भी सुनने के लिए तैयार बैठा होता है। कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि भाई ये जो आप बातें कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं शहबाज शरीफ साहब की कल तकरीर सुन रहा था, वो सारी जो बातें कर रहे थे अपने दौर इक़्तिदार की, अपनी खूबियां भी गिनवा रहे थे। भाई बात यह है कि आपके दौर में ये सब कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब के ये दौर में सब कुछ हुआ, तो फिर ये गुर्बत कहाँ से आ गई? ये मैशत क्यों नहीं ठीक हुई? मैशत क्यों नहीं ठीक हुई? आपको जितना मौका मिला था। साहब अगर आप मौका दें, मैं वापस आपके पास आता हूँ, लेकिन चौधरी मंजूर साहब मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। चौधरी मंजूर साहब, जो बिलावल साहब की स्पीच पर और शहबाज शरीफ की स्पीच पर बात हो रही है, ये बेहतर ना होता कि आप अगर झूठ का पलंदा इसको कह रहे हैं तो आप बताएं कि कौन सी फिगर गलत बयानी पे मबनी है, ये फिगर झूठ है, और उसके मुकाबले में आप करेक्ट फिगर पेश करते हैं कि एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं हुई जनाब, एक्सपोर्ट्स इतनी है, ये देखिए, ये फैक्ट्स हमारे पास, ये जीडीपी ग्रोथ इतनी नहीं है बल्कि हम साबित कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स हैं, इसके नतीजे में जीडीपी ग्रोथ इतनी है। आप बड़ी जनरलाइज सी स्पीच और बड़ी सतही सी तकरीर मालूम होती है ऑपोजिशन लीडर्स की, बशमूल शहबाज शरीफ साहब के भी और बिलावल साहब ने भी। तवक्को की जा रही थी कुछ फिगर्स देंगे, कुछ इनपुट देंगे, कुछ तजावीज देंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि बिलावल साहब बाकायदा कंसल्टेशन करते हैं, हत्ता कि मेरे साथ भी उन्होंने बजट के ऊपर पंजाब के साथ जो ज्यादती हुई है, जो पंजाब को बजट कम मिला है और बाकी चीजें जो हुई हैं, उस पर मेरे साथ भी बात की है, और मैंने भी उनको कुछ चीजें दी। अब सवाल ये है कि
वहाँ पे एक माहौल ही नहीं है कि कुछ सुना जाए। दूसरी बात यह है, एक बड़ा सिंपल सा बातें हैं जो उन्होंने की है कि अगर आप इसको इस तरह से लगाएंगे, फर्नेस ऑयल पे ड्यूटी बढ़ाएंगे, तो क्या उससे बिजली महंगी नहीं होगी? पेट्रोल महंगा कर दिया गया है ऑलरेडी, और महंगा करने जा रहे हैं। आटे की कीमत में 5 रुपए किलो में इजाफा हो जाए। ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो ये इतना शोर मचा रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है, टेलीफोन पे टैक्स लग गया है, आटे पे लग गया है, चीनी पे लग गया है, घी पे लग गया है, हर एक चीज पे 1100-1200 अरब रुपए के हिडन टैक्सेस लगा दिए गए, वो स्लोली खुल के सामने आ जाए। तो ये कौन सी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इतनी हैवी टैक्सेशन हुई? और फिर जो सबसे बड़ा जो के बाद जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने देनी है वो IPP के पैसे हैं। तो इस गवर्नमेंट की तो एक एक जगह पे एक्सपोर्ट में कहूँगा हमने 19 अरब डॉलर से दी थी, हमने 25 अरब डॉलर से लेकर गए, ये कहाँ पे खड़े? 22 से पिछले 8 सालों में उस जगह पे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने रेवेन्यू डबल किया था, ये क्या कर सके 3 सालों के अंदर? बताएं तो सही। पीपल्स पार्टी को भी आलमी रिसेशन मिला था, पीपल्स पार्टी ने सेक्टर को सपोर्ट किया था, पीपल्स पार्टी ने ये सारी चीजें की थी, करके दिखाई थी। तेल की कीमत कितनी थी उस वक्त? 148 पे चली गई थी डॉलर पर बैरल। इनकी क्या है और क्या दिखा क्या रहे, कर क्या रहे? कुछ भी नहीं, सिर्फ चौधरी मंजूर साहब, ये लेकिन आप देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अपनी तकरीर करेंगे और दूसरों की तकरीर नहीं सुनेंगे और चले जाएंगे, तो ये आपके ख्याल में जमहूरी रवैया है? नहीं, ये नहीं होता कि दूसरों की तकरीर चले जाएंगे। लॉबी में जाकर बैठते हैं लोग, बिलावल साहब ने तकरीर की और फिर उठ के चले गए, शहबाज शरीफ साहब ने भी ये किया। बैठते हैं कि ये नहीं होता, तो आपने 24 घंटे नहीं बैठना होता। प्राइम मिनिस्टर कितना आता है जिसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कितना टाइम दिया? ये देखिए, वो चले नहीं गए, वो उधर लॉबी में बैठकर अपने चेंबर में बैठकर सुनते हैं, मीटिंग भी साथ साथ करते रहते हैं, लेकिन आते तो है ना सारी दुनिया में आते। सही है, क्या आते हैं? तकलीफ अब्बास साहबा से ये चीज़ का जवाब तो वो दे सकती हैं कि इमरान खान साहब क्यों नहीं आते जी बजट सेशन में? अच्छा देखिए, जो मैंने बात आपको कही थी वो पूरी हो गई। अभी इनका जरा आपको पता चल गया कि ना इन्होंने बजट पढ़ा है, ना इन्होंने सुना है, सारे फिगर्स गलत दे रहे हैं। एक फिगर मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं हमारी दफा एक्सपोर्ट्स थी 25 बिलियन। 19 से 25 पर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये उसके बाद नून लीग आई, वो 25 से पहले 20 पे लेके गई, फिर और एंड में जाके 5वें साल 24.2 थी। ठीक है, हम तीसरे साल में हमारी एक्सपोर्ट्स 30 जून को 30 बिलियन होगी। 30 बिलियन, 25 बिलियन है आपके गुड्स, 5 बिलियन है सर्विसेज, तीसरे साल। तो आप ये देख लें कि ये सारे टीवियों पे बैठ के बगैर पढ़े फिगर ये तनकीद कर रहे हैं। और इनकी नहीं, वो आपके फिगर्स को तो मान ही नहीं रहे ना। वो तो उन्होंने मांडवी वाला साहब ने तकरीर की थी, उन्होंने कहा था कि आपके एक्सपोर्ट्स कम है, आपके रेमिटेंसेस ज्यादा हैं, जो कि शर्म का मकाम है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो फिगर सारे तो वो जो एक्सपोर्ट गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स वाले एसोसिएशन की वेबसाइट पे देखिए, ये तो खुद एक्सपोर्टर्स ने दी हुई हैं फिगर्स। आप सारी फिगर्स देख लें, वो रोज इस पे बात करते हैं टीवियों पे आके आपके कि हमारे 3 साल की बुकिंग हुई हुई है एक्सपोर्ट्स की। ये फिगर तो उन्होंने दिए हुए हैं। जैसे वो गाड़ियों का जब हमने कहा तो अजमा बुखारी मेरे साथ थी, वो कहती है जी फिगर गलत है, इतनी बढ़ गई है। मैंने कहा बाबा मैं कोट कर रही हूँ पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ये उनकी वेबसाइट है। और अगर पैसे नहीं आए किसानों के पास तो 62% कैसे ट्रैक्टर पड़ गए। और मैं आपको फीकस आमदनी का बताती हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बताती हूँ। हमारी जो फीकस आमदनी है 2018 में जो हमें मिली 1,81,441 रुपए हमें मिली पर पर्सन, हर बंदे की। जो 2021 में है वो है 2,46,414 रुपए, 36% इजाफा है।
अच्छा, लेकिन अगर आप अर्बन और रूरल को अलग अलग करके देखें तो दोनों तरफ फिगर्स जो है ना, ये शायद उधर तो बढ़ जाएंगे रूरल में, लेकिन अर्बन में जो है ना ये इजाफा फीकस आमदन का ये ऐसा नहीं होगा। आमदनी की मैं बात कर रही हूँ, फीकस आमदनी की। महंगाई जो थी 2018 में 6.8% थी, 10.7% थी 2019 में, और 2020-21 में तकरीबन 8.5% है। ये 26.5% है। 26.5% आपकी 3 साल में क्यूम्यूलेटिव मिला के महंगाई हुई, और 36.6% आपकी फीकस आमदनी बढ़ी है। ये फैक्ट्स हैं, ये आप कैलकुलेट कर लें, ये आप इसकी बेस बताएं ना। लेकिन मुझे ये बताएं अंदलीब साहबा, ये फैसला कहाँ हुआ था? अभी औरिया साहब कह रहे थे कि बड़ा गलत फैसला था कि ऑपोजिशन लीडर को तकरीर ना करने देने का हुकूमती बेंचेस से। ये कहाँ फैसला हुआ था कि जी शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं सुनेंगे और नहीं करने देंगे? देखिए, ये हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग में ये डिस्कशन हुई कि हमारे जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी वो बेचारे उठे नहीं। उसका बदला आप ले रहे हैं 3 साल बाद? उनके बाद नहीं, उसके बाद हर मौके पे जब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इन्होंने ना सिर्फ अटैक किया है, जो गालियां देते हैं। आपको भी पता है कि इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है खाकान अब्बासी, वो ऑन रिकॉर्ड है कि जाके स्पीकर को क्या है, मैं तुम्हें जूता मारूंगा। उसके बाद मुझे बताएं, उससे बड़ी कोई बात है? एक्स प्राइम मिनिस्टर उसके बाद बाहर आया, मैं एक प्रोग्राम में थी, उन्होंने कहा जी ये तो सब बाद में हुआ ना जी। ये फैसला पहले हुआ ना कि ऑपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे। और मेरी मालूमात तो ये है, एक वक्त अगले दिन मिला था आपके पार्लियामेंटेरियंस का इमरान खान साहब से, उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया जो कुछ हो रहा है। भैया आप खुद ही फैसला कर रहे हैं कि ये तकरीर नहीं करने देंगे, माहौल पैदा कर रहे हैं, खुद ही अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। मैं आपको उसकी बात बताती हूँ। अब हुआ ये कि हम खड़े हो गए एतराज करने, उस वक्त तो ना मार रहे थे ना कुछ कर रहे थे। उसके बाद आपको पता है, ये आए नहीं अली गौर बलोच, इन्होंने 1.5 घंटा, जो इनका स्लोगन था 1.5 घंटा, 2 गालियां निकाल के नहीं चलेगी, 2 गालियां निकाल के नहीं चलेगी, 1.5 घंटा इन्होंने गालियां दी, जिसके ऊपर ऑब्वियसली फिर हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो 1.5 घंटा तो नहीं सुन सकते थे ना कि हमारे वो, तो फिर ये स्टार्ट हो गया एंड इट गॉट आउट ऑफ हैंड। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये भी बात गलत है कि वो कहते हैं जी हमारे लीडर आएंगे और वो बात करेंगे, हम आपके लीडर की बात नहीं करेंगे, जो सुनेंगे जो कि है भी प्राइम मिनिस्टर। इरशाद साहब, ये हंगामा आराई का फायदा ऑपोजिशन को होता है या हुकूमत को होता है? देखें, हंगामा आराई हो, बदअमनी हो, वैसे ही अदम इस्तेकाम हो, उसका हमेशा अपोजिशन फ़ायदा उठाती है। हुकूमत को उसका नुकसान होता है। हुकूमत को सुकून चाहिए होता है, मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए होता है, इसलिए कि वो परफॉर्म कर सके, उसकी डिलीवरेंस अच्छी हो। अपोजिशन तो चाहती है कि हंगामा जारी रहे, ना असम्बली के अंदर कुछ काम हो, ना असम्बली के बाहर कुछ काम हो, और अपोजिशन कह सके देखें जी हुकूमत जो है वो बिल्कुल कोई परफॉर्म नहीं कर रही। तो एक पहलू इसका है। दूसरा, ये जो मामला हुआ कि फ़ैसला हुआ कि जब अपोजिशन लीडर को नहीं सुना जाएगा, ये मौका नहीं था। इस वक्त आपकी ज़रूरत ये थी कि आपने अगर एक अच्छा बजट दिया था और आपको ताजर तबके की तरफ से, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से और मुख्तलिफ एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा था कि एक अच्छा है, तो आपको हाईलाइट करना चाहिए था इस पहलू को, और आराम से आप तकरीरें सुनते। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं था, वो कोई ऐसा एतराज़ नहीं कर सकते जो जिसकी कोई वर्थ हो, तो उसका फ़ायदा आपको पहुंचना था। आपने 4 दिन उनको फ्लोर दे दिया। एक अपोजिशन लीडर जिसने 2-2.5 घंटे में अपनी तकरीर ख़त्म करनी थी, वो 4 दिन तक फ्लोर लेके खड़े रहे, और फिर बदनामी आपके हिस्से में आती रही कि ये तकरीर नहीं करने दे रहे, ये हंगामा कर रहे हैं, ये गालम गलोच। शाह साहब, वैसे एक और नुक्ता नज़र भी है, वो जो आज शेख रशीद साहब ने, आप फिर अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन इन द मीन वाइल मैं सुनवा देता हूँ आपको। शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने इस पर अपनी राय का इजहार किया कि इस अपोजिशन को तो इसके साथ लड़ने का तो फ़ायदा नहीं है। क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। देर आयत दुरुस्त आयत, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। ये तो दिसंबर में हुकूमत के खात्मे का ऐलान करते थे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 5 साल जो है ना पूरे लगाएगा। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा।
अली गौहर बलोच साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा शामिल गुफ्तगू कर लूं उनको। एक बात मैं जरा कर लूं, ये जो है ना जी फी का आमदनी वाला मामला, पर कैपिटा इनकम, ये एक बड़ा अजीब व गरीब मजाक है कि एक मज़दूर या एक वर्कर या एक मुलाजिम की तनख्वाह या आमदनी 3 साल से 1 पाई का इजाफा नहीं हुआ, और एक सरमायादार जो है, एक बड़ा ताजर जो है या एक बड़ा जो कमाने वाला सरमायाकार है, उसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई है। अब वो जब डिवाइड होती है तो लगता है कि सारे लोगों की पर कैपिटा आमदनी फीकस आमदनी बढ़ गई, हालांकि वो एक मखसूस तबके की आमदनी बढ़ रही है। तो पिछले 3 साल में अगर ये आप कहें कि किसान की आमदनी बहुत बड़ी है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि इस साल फसलें अच्छी हुई हैं ना, पिछले साल तो सूरत हाल ख़राब थी, आपकी गंदम पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए ये आप कह रहे हैं कि किसान की एवरेज को आप शहरी सैलरीड क्लास के ऊपर तो नाफिज ना करें ना, कि उसकी आमदन में भी इजाफा हो गया। किसान की भी इस साल हुई है, पिछले साल तो नहीं हुई थी, तो इसलिए ये इससे खुश नहीं होना चाहिए। बजट बेहतर है, लेकिन असल चीज़ ये है कि इस बजट पर पूरे साल इसी तरह अमल अगर होता है और रोज़गार के मौके बढ़ते हैं और कुव्वत खरीद बढ़ती है, तो फिर अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी पार्लिमानी रिवायात पर बात हो रही थी, बलोचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर बात हो रही थी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये बताइए कि क्या जो 2-3 दिन पहले एक चले हीट ऑफ द मोमेंट होती है बाज़ दफ़ा, मैं मानता हूँ आपने प्लानिंग नहीं की होगी, वहाँ पर शायद कुछ ऐसा हुआ, लेकिन आपको एहसास होता है गलत हुआ, जो अल्फाज आपके मुंह से अदा हुए वो गलत थे, गैर पार्लिमानी थे? देखें, सूरत हाल ये है कि असम्बली में बाई एंड लार्ज जो कुछ भी हुआ वो गलत ही हुआ, और लेकिन बात ये है कि जो कुछ हमारी तरफ से होता है वो जवाबन होता है। हुकूमत प्लानिंग के साथ आई थी, और जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की स्पीच थी, जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच की, उस दिन इमरान न्याजी साहब भी तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन हमारा कोई भी रुकन प्रोटेस्ट अपनी जगह पर खड़े होकर कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी तरफ बढ़ा नहीं, किसी ने उनके मिनिस्टर के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब शहबाज साहब ने स्पीच शुरू की तो ये पहले इमरान न्याजी साहब की हदायत के मुताबिक उनका डिसाइडेड था कि इन्होंने उन पर हमला करना है और माहौल ख़राब करना है और सारा ये दंगा फसाद करना है, तो हम तो उनके इर्द गिर्द हसार बना के खड़े थे और ये हमें भी धक्के दे रहे थे। इनके तेवर हम देख चुके थे कि ये, और जिस तरह से आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने लेजिस्लेशन में सारा कुछ बिल्डोज किया और उसके बाद रियलाइज़ भी अब कर लिया, और स्पीकर ने अनाउंस भी किया है कि उस लेजिस्लेशन पर नज़रसानी की जाएगी, और वो कमेटी में भी फैसला हुआ है। लेकिन आज इनके दूसरी तरफ एक मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी वो कवानीन पास हो चुके हैं, तो इनके कॉल और फेल में तदाद है। और फिर इनके अली नवाज अवान साहब ने गालियों से और किताब से ये मार कुटाई का सिलसिला शुरू किया, उसके जवाबन हमने नारे लगवाए। जब तो आप ये समझते हैं कि अली नवाज गालियां देगा, अली नवाज ने भी आपके ख्याल में गलत किया और उसके जवाब में जो कुछ आपने किया वो भी गलत था, ये मानते हैं आप? हमने नारे जरूर लगवाए, लेकिन जो लोग गालियां देते हैं उनको एंटी वेनम खुराक देने के लिए जरूरी है कि उस जुबान में समझाया जाए जो जुबान उनको समझ आती है। एक बात और मुझे बताएं सर, मैं फिर छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन जी अली गौहर साहब मुझे एक छोटी सी बात और बताएं। जब आप तकरीर के फाइनेंस मिनिस्टर जब तकरीर करते हैं, जब आप पहले जुमले पर एहतजाज शुरू करते हैं, तो आपको कैसे पता होता है कि क्या क्या बजट पेश करने वाले हैं और ये क्या तकरीर करने वाले हैं? पहले जुमले पर आप कैसे फैसला कर देते हैं कि ये एहतजाज वाली तकरीर होने जा रही है? देखें, एहतजाज असल में ये जो प्रोटेस्ट होता है, ये जो एहतजाज होता है, ये हर साल का एक रवायती एहतजाज होता है, हर अपोजिशन करती रही है। लेकिन हमने इसका एक डेकोरम बनाया था कि आप अपनी कोई भी हमारा अपोजिशन का एमएनए अपनी सीट से आगे जाके एहतजाज नहीं करेगा, गैलरी के अंदर नहीं आएगा, और आपने देखा कि उस डेकोरम को लास्ट तक हमने बरकरार रखा। प्रोटेस्ट करना हमारा आपने डेकोरम बनाया था कि गाली तो देंगे मगर माँ बहन की गाली नहीं देंगे, आपने डायग्राम बनाया था गाली के लिए भी? नहीं, गाली हमने नहीं दी, हमने नारे लगवाए, हमने नारे लगवाना हमारा हक है, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, लेकिन किसी की माँ बहन को गालियां देना ये इनकी रवायत है कि इनके वज़रा जो हैं जब शादी की तकरीबात में जाते हैं
तो सहाफियों के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर देते हैं और उसके बदले में उनको बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है। इनके वुज़रा टॉक शोज में जाते हैं। आपने देखा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या किया, आपने देखा कि इन्होंने अपने गुंडों के जरिए मरियम औरंगजेब साहिबा के ऊपर हमला करवाया असम्बली के सामने। ये सारी चीजें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। इसी तरह से आपने इनके वजीर जो थे वो मोहतरम मुराद सईद साहब, वो टेबल के ऊपर खड़े होकर किस तरह से हमले कर रहे थे बढ़ चढ़कर। इनके मजीद जानना चाहूंगा आपकी इस राय के बाद किस तरह से हुकूमत को। मैं अलीगढ़ थोड़ा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं औरिया साहब के पास और बाकी लोगों की राय लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, अभी अली गौर बलोच साहब ने हमें बताया कि बजट तकरीर के पहले ही जुमले से एहतजाज और हर साल एहतजाज एक पार्लिमानी रवायत का हिस्सा है और इसका भी डायग्राम तय किया जाता है। तो इस एहतजाज का होना तो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि अब ये रवायत का हिस्सा बन गया है। देखिए, अली गौर साहब ने जो बातें की हैं उनके बलोच होने और उनके एक ख़ास तौर पे एक खास या पंजाबी होने या किसी और होने या एक फैसलाबाद कहने वाले से किसी से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है कि एक बंदा जो है वो ये कहता है तो एंटी वैनम देना होता है, ये दो बदमाशों के डेरों में तो होती हैं, लेकिन महजब सोसाइटी का खासा कभी नहीं रहा, दुनिया में कहीं नहीं रहा। शायद का डेरे पे खड़े होकर बंदा कह सकता है तुमने गाली तो मैं तुम्हें गाली का जवाब गाली से दूंगा। सईदना अली से कहा फलां लोग तुम पे गालियां देते हैं, फरमाया जो उनके पास है वो देते हैं, जो मेरे पास है मैं दूंगा। फर्क होता है यार। तुम लोगों ने इस माशरे की को तय करना है, तुमने इस माशरे को रहनुमाई करनी है। तुम लोगों को इन लोगों ने सिलेक्ट किया इस बात के लिए कि तुम लोग मशअले राह हो, तुम चिराग हो, तुम 22 करोड़ लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो। ये तो मैं लाहौर के अपना गवाल मंडी में और अपना पिंडी के किसी और शहर में और उसके अपना किसी जगह जाके कराची के किसी उसमें लियारी में जाके सुन सकता हूं ये बातें। मुझे किस लिए सुनाते हो कि उसकी एंटी। आपका तो कद उस वक्त बढ़ता है जब आप कहते हैं कि गाली उसने दी, लेकिन मेरे रसूल ने कहा गाली देना फिस्क है, मैं फासिक नहीं हो सकता हूं जी। अल्लाह कहता है मैं फासिकीन को हिदायत नहीं देता, रसूल कहता है गाली देना फिस्क है। हम फासिक बनने को तो यार खड़े हो जाते हैं क्योंकि दूसरा देता है। किसी जगह तो यार रुको इस मुल्क के लिए, खुदा के लिए यार। ये 22 करोड़ लोगों ने आपको वोट देके, आपको फूलों के हार पहना के, आपको जिंदगी पता नहीं क्या क्या कहां जाके खड़ा किया हुआ है। आप मुझे कहते हो कि मैं गाली देने वाले को गाली दूंगा और मैं ये अखलाक सिखाऊंगा पूरे 22 करोड़ लोगों को। कोई जवाब देना चाहेंगे अली गौर साहब आप? देखिए, गुजारिश ये है कि जो उन्होंने माओ बहनों की गालियां दी उसके जवाब में अगर तो ये मेरी ज़ात की और यह सब बात कर रहे हैं, मैं तो मतलब है कि जाहिर है मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, तो मैंने किसी को गाली नहीं दी। हमने नारे लगाए हैं, हमने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट करना हमारा कानूनी और आईनी हक है। और अगर आप चाहते हैं कि ऑपोजिशन अपने मुंह के ऊपर पट्टियां बांध के आंखें बंद करके बैठ जाए, मतलब ये है कि इस मुल्क के हालात ये है कि यहाँ पर हमने अद्वियात के ऊपर डाका डाल के अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, हमने लोगों से आटा छीन लिया, हमने लोगों से चीनी छीन ली। और अब इस बजट में ये जुल्म हुआ है कि जो बच्चों का दूध है, जो पाउडर मिल्क है, उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। ये इस मुल्क के हालात हैं। जब हम असम्बली के फ्लोर पे बात करना चाहते हैं तो असम्बली को बिल्डोज कर दिया जाता है, उसकी लेजिस्लेशन को, और ऑर्डिनेंस को एक ही झटके में वो सारे ऑर्डिनेंस पास कर दिए जाते हैं डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। इसीलिए तो हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। अवाम ने हमें इसीलिए वोट दिए हैं कि हम अवाम के इश्यूज को जाकर असम्बलियों में उठाएं। अब अगर हमारा उधर जाकर मुझे एक बात की समझ आती है बलोच साहब, जब आप लोग बात करते हैं कि जब आप लोग कहते हैं कि जी ये टैक्स लग गए, मारना शुरू कर दें। नहीं, मगर अरे गौर साहब, जब आप ये कहते हैं ये टैक्स लग गए, ये टैक्स लगा दिए, बड़े अफसोस के बाद टैक्स लगा दिए, जो इसहाक डार साहब जो 1900 अरब रुपए से लेकर 3700 अरब तक लेकर गए थे, वो बगैर टैक्स लगाए गए थे।
देखें फिर उसके टैक्स के बदले में आपने अवाम को बहुत कुछ देना भी होता है। आपने बिजली भी महंगी कर दी, आपने दवाइयां जो है वो अवाम की पहुंच से दूर जा चुकी हैं, आपने रोटी आटा दालें सब्जी कुछ भी अवाम की पहुंच के अंदर नहीं रखा। आपने किसी बिना बिजली टैक्स लें तो अवाम को लौटाएं तो वक्त पर जो जिम्मेदार था, ठीक है जी, वक्त कम है। अंदलीब साहबा आज वही यूनिट 12 रुपए में मिलता है। अंदलीब साहबा आप लोगों से टैक्स तो ले रहे हैं लेकिन लौटा कुछ नहीं रहे। दूसरा सवाल मेरा ये है 2500 में 2400 में हमारे टाइम पे थी, आज 5500 रुपए में खाद की बोरी मिलती है। मतलब है जुल्म है खुदा का, ना कोई दवाई ले सकता है ना जिम्मेदार खाद ले सकता है। आटा आपने महंगा कर दिया है, जवाब लेने सर वक्त कम है, कर दी है, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आपके इर्द गिर्द बैठी हुई जो एटीएम मशीन है वो उनकी जो जेबें हैं वो आप भरते जा रहे हैं। हर पार्टी में एटीएम मशीन बैठी हुई है, झूठ से झूठ बोलते जा रहे हैं। चले जरा सुन ले, जवाब सुन लेना अलीवर बलोच साहब। बना देंगे, इतनी करोड़ नौकरियां दे देंगे, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे। मकसद है कि कोई एक काम भी आपने किया जी, कौन सा किया जी? कौन सा काम एक बात सिर्फ मुझे करने दें, ये जो बात हुई है ना जी, ये बहुत अफसोसनाक है जी। गाली पंजाब का कल्चर है। मेरा ख्याल है स्पीकर से पहले जो लीडरशिप है दोनों जमातों की, उनको इसका नोटिस लेना आपने इस पर कॉलम पे आज लिखा। मुख्तसर अंदलीब साहब 20 सेकंड्स में कुछ कहना चाहें आप? देखिए ये इनकी सारी जमात एक जैसी है। रुहेल असगर भट्ट ने कहा कि गाली बिल्कुल कल्चर है और ये पंजाब का कल्चर है। उसके बाद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं आपके लोगों ने गालियां नहीं दी, तुम्हारे अली वो नवाज अवान ने की गालियां दी है कि नहीं दी? बताएं ना अंदलीब साहिबा, आप भी उधर मौजूद बैठी थी। अली नवाज अवान ने गालियां नहीं दी। चलें, इस पर खैर सभी को की राय है कि गाली देना बिल्कुल नामुनासिब है, बल्कि बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ। अब किसने पहल की किसने बाद में की, जिसने भी की, जिसने पहले दी उसने भी गलत किया, जिसने बाद में दी उसने भी गलत किया। लेकिन बहरहाल हम बजट के कंटेंट पर जरूर बात करना चाहते हैं कि बजट पर जो तकरीरें हो रही हैं, अगर बजट ऐसे ही पास हो गया और उसमें अपोजिशन कोई इनपुट नहीं है तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ने अपना किरदार अदा नहीं किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।